हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। इसका लेवल 1 का मेजर टेस्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 14/9/2025 को। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 1, माइनर टेस्ट नंबर 2, माइनर टेस्ट नंबर 3 और माइनर टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करवा दिए हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना है, चैनल पर जाते ही पहले करना है सब्सक्राइब, इसके बाद जाना है प्लेलिस्ट पर और प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको सामने चारों की चारों क्लासें मिलने वाली है। और इसके अलावा जैसे रीट लेवल 2 साइंस मैथ जो है, इसके भी 4 टेस्ट सॉल्व करवा दिए हैं। और रीट लेवल 2 एसएसटी विषय के भी 4 माइनर टेस्ट है वो सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपके कोई भाई बहन दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनकी तैयारी भी थोड़ी सी बेहतर हो सके। चलो शुरू करते हैं फिर मेजर टेस्ट नंबर 1 लेवल 1। पहला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं। यानी कि लंबे समय तक हवा अगर एक ही दिशा में चल रही है तो इसके समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है अभी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इनके समकोण पर बनते हैं और इनकी अगर दिशा में बने तो उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, निम्नलिखित में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश किस पहाड़ी स्थित पहाड़ी नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश पर स्थित पहाड़ी नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा सायरा मेवाड़ के अंदर स्थित है, काटड़ा भी स्थित है, ऋषभदेव जी भी आपके मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, जबकि सीरावास जो है ये आपके मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में स्थित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो सबसे छोटी भू आकृति है वो आपके रहती है डग गंगधर उच्च क्षेत्र जो है वो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। सत्य कथन नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको दे रखा है, इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल सही है, इसकी जो दक्षिणी पूर्वी सीमा होती है वो विंध्यन पठार के द्वारा बनाई जाती है और यह प्रदेश राज्य के लगभग 23.3% भाग पर विस्तृत है। बिल्कुल सही है। और ये मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही कथन है। और मध्य गोडवाड़ बेसिन इस प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है, ये इसमें आपके सत्य नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके सत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक भूदर्शीय में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें से कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में आपके इसमें आ जाएगा डाबी का पठार, बिल्कुल सही है। बाणगंगा बनास बेसिन, तो ये आपके बाणगंगा बनास बेसिन जो है ये वागड़ प्रदेश नहीं होता है, ये इसमें आपको हो जाएगा सुमेलित। मध्य अरावली, तो ये आ जाएगा परवेरिया जो दर्रा है ये आपके मध्य अरावली के अंदर स्थित है। गग्गर का मैदान, इसे नाली भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके दूसरा ही ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 6 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है नदी, सूची 2 में दे रखा है उसका उद्गम स्थल और आपको सुमेलित करके लिखना है। तो सबसे पहला दे रखा है आपको पार्वती नदी। तो पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके इसमें आ जाएगा सीहोर क्षेत्र, यानी कि ए में आ जाएगा 4, सीहोर क्षेत्र आ जाएगा आपके पार्वती नदी। फिर दे रखा है गग्गर नदी। तो गग्गर नदी जो है ये आ जाएगी आपकी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी कि 4-2। फिर दे रखा है बनास नदी। तो बनास नदी की जो उद्गम है वो आपका आ जाएगा खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। फिर दे रखा है लूणी नदी। तो ये आपकी नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, तो इसमें आ जाएगा 3। तो 4-2-1-3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बनास नदी का अंश है। तो राजस्थान का जो कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र है इसमें बनास नदी का हिस्सा कितना प्रतिशत रहता है, तो वो आ जाएगा इसमें आपके 27.48% जो है वो बनास नदी का हिस्सा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 8 नंबर आपको दे रखा है, कूल, रेतरी और अहेली कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कूल है, रेतरी है और अहेली जो नदियाँ हैं ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ रहती है, तो वो आ जाएगा आपके पार्वती नदी की सहायक नदियाँ हैं, कूल, रेतरी और अहेली। तो
तो ये नई नदियाँ हैं भाई, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो कोल है, रेतरी है और अहेली जो नदियाँ हैं वो पार्वती नदी की सहायक नदियाँ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, चंबल नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। तो चंबल नदी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन आपको दे रखा है, राजस्थान में यह नदी 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। बिल्कुल सही है कि राजस्थान के अंदर चंबल नदी जो है वो 135 किलोमीटर है वो चलती है। 84गढ़ से कोटा के मध्य ये नदी संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है भाई, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है, वहाँ से कोटा के मध्य तक ये एक संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर दे रखा ये नदी कुरा हयट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये आपके गलत है। ये 84गढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी कोटा बूंदी जिले की सीमा पर बहती है। बिल्कुल सही है, कोटा बूंदी जिले की सीमा भी ये बनाते हुए चलती है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 इसमें असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित नदी और समापन स्थल पर विचार कीजिए। यानी कि नदी दे रखी है और सामने उसका समापन स्थल दे रखा है, इसमें आपको सही सुमेलित युग्म का चयन भी करना होगा। सबसे पहले दे रखी है आपको साबरमती। तो साबरमती जो नदी है इसका जो आपके समापन स्थल आता है वो आपके रहता है खंबात की खाड़ी, गुजरात के पास में जो रहती है उसमें इसका है वो समापन स्थल रहता है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ से भी समुद्र में मिल जाती है अभी। फिर आता है पश्चिमी बनास नदी, तो इसका आपके समापन स्थल है कच्छ का रण, कच्छ के रण में जाकर ये समाप्त हो जाती है। फिर आता है माही नदी, तो माही नदी का उद्गम जो समापन स्थल है वो आपके रहता है खंबात की खाड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीनों या वो सुमेलित रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील से उत्तम श्रेणी का नमक तैयार होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। यानी कि कौन सी झील से प्राप्त जो नमक है वो सबसे उत्कृष्ट होता है, यानी कि उसमें जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड उसकी मात्रा है वो 98% होती है। तो वो आपके रहती है पचपदरा झील जो है, ये इसका नमक है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विशेषताएं किस झील को वर्णित करती है। यानी कि एक झील के बारे में कुछ विशेषताएं दे रखी है और आपको पहचानना है कि ये विशेषताएं कौन सी झील की रहने वाली है। पहला कथन दे रखा है, ये झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कि जो झील है वो पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरा दे रखा, इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है भाई। तो नेहरू उद्यान स्थित है तो वो आ जाएगी आपके फतेह सागर झील रहने वाली है। इसमें आपके नेहरू उद्यान स्थित है, एक सौर वेधशाला भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो कावोद एक खारे पानी की झील है, रेवासा सिक्कर ये भी एक खारे पानी की झील है, कुचामण नागौर ये भी आपके खारे पानी की झील है, जबकि कायलाना जो है ये आपके जोधपुर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील रहती है भाई। तो कायलाना है वो जोधपुर की कहते हैं, जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है और जोधपुर की मीठे पानी की झील है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित बांध, झील और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। यानी कि एक तरफ बांध और झील दे रखा है और सामने उसकी स्थिति दे रखी है, तो कौन सा असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो मोती सागर टोंक के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। नारायण सागर अजमेर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। अनूप सागर जैसलमेर में स्थित नहीं है भाई, ये आपके गलत हो जाएगा। और आनंद सागर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ये भी इसमें सही है। तो असुमेलित युग्म का पूछा है तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। जवाहर सागर बांध बोरावास गांव के निकट कोटा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कोटा के अंदर चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध, जो कि बोरावास गांव में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा आपको कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है, तो ये इसमें आपकी गलत है, सबसे लंबा बांध आपके कोटा बैराज नहीं है भाई। तीसरा दे रखा है राणा प्रताप सागर बांध चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित है, बिल्कुल सही है। जो राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल परियोजना के दूसरे चरण के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। 4 नंबर दे रखा है गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। जो गोसुंडा बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपके 1, 3 और 4 सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो सत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, कथन ए,
संपूर्ण राजस्थान उष्णकटिबंध में स्थित है। और कारण दे रखा है कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका आ जाएगा कथन ए और कारण दोनों ही आपके सही रहने वाले हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा कि संपूर्ण राजस्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाओं की अवधि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पश्चिमोत्तर जो हवाएं चलती है इसके बारे में कुछ कथन दे रखा है और आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलती है, मार्च से लेकर जून तक चलती है। तो पश्चिमी जो हवा आती है वो आपके मार्च से लेकर जून के मध्य चलती है, जिससे कि मानसून भी इस तरफ आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 3 ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और ये जो कथन की विशेषता दे रखी है ये कौन से जलवायु प्रदेश की है उसका आपको चयन करना है। सबसे पहला दे रखा है, इस प्रदेश में शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है और उस उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर इस प्रदेश की मुख्य विशेषता रहती है। यानी कि इस जलवायु प्रदेश के अंदर एक तो उच्च दैनिक तापांतर रहता है और उच्च वार्षिक तापांतर भी पाया जाता है और शीतकाल में चक्रवाती वर्षा भी होती है। तो वो आपका जाएगा शुष्क जलवायु प्रदेश इसमें रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जिला युग्म से 23 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें आपका आ जाएगा सीकर और झुंझुनू जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के AW जलवायु वर्गीकरण या AW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो AW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित जिला वो आ जाएगा आपके कोटा जिला जो है वो AW के अंदर सम्मिलित नहीं है, क्योंकि AW जो जलवायु प्रदेश है वो आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर पाया जाता है, जिसमें कोटा है वो सम्मिलित नहीं रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर की स्थापना कहाँ की गई। यानी कि राजस्थान के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है यानी कि बागवानी जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो वो आ जाएगा आपके हॉर्टिकल्चर बीकानेर के अंदर स्थापित की गई है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर निम्न में से राज्य में अग्रणी सरसों उत्पादक जिला है। तो अग्रणीय सरसों उत्पादक जिले हैं वो आपके रहते हैं टोंक, अलवर और श्री गंगानगर। यहाँ पे सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कृषि जलवायु प्रदेश में ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दौसा आते हैं। तो ब्यावर है, अजमेर है, जयपुर है और दौसा जो है ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित रहते हैं। तो वो आ जाएगा आपके 3rd A अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर ये सम्मिलित रहते हैं भाई। तो 3rd A अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में कपास उत्पादन व क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। यानी कि राजस्थान में कपास उत्पादन व क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। तो इसमें आपके असत्य कथन जो है देखते हैं कौन सा आता है। पहला दे रखा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों में इसकी नरमा किस्म अधिक प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कपास के उपनाम को नरमे के नाम से भी जानते हैं कि भाई किस चीज़ की खेती कर रखी है, कि नरमे की बोई कर रखी है, नरमे की खेती कर रखी है। तो नरमा किस्म जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है भाई। दूसरा दे रखा है आपको, सामान्य ये 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित होता है। ये भी बिल्कुल आपके सही रहता है कि इसका जो उत्पादन है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्र में होता है। इसके उत्पादन हेतु 90 दिन पाला रहित होना चाहिए। बिल्कुल इसका जो उत्पादन है वो 90 दिन के अंतर्गत होता है। और 4 नंबर दे रखा है, गंगा, सुनेरी और सोनालिका इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो ये इसमें आपकी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो असत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राज्य के कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो एग्रो फूड पार्क जो है ये आपके सांचौर, जालौर के अंदर स्थापित किया जाएगा भाई।
बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है कि जो एग्रो फूड पार्क है ये सांचौर जालौर के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसकी आपको पहचान करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, रक्षित वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है और आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और अवर्गीकृत वन राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.6% भाग पर विस्तृत है। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको सत्य कथन का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में शीशम के वृक्ष पर्याप्त है। तो शीशम के जो वृक्ष है वो पर्याप्त मात्रा में कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके श्री गंगानगर के अंदर है, उस शीशम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। यानी कि राजस्थान की जो रिपोर्ट 2023 है इसके अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा रहता है, तो वो आपका जाएगा उदयपुर जिला जो है वो सर्वाधिक दूसरे स्थान पर रहता है वन क्षेत्र के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के कितने जिले 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम क्षेत्र पर वन क्षेत्र रखते हैं। यानी कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र से भी कम पर वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो आ जाएगा केवल एक जिला है जहाँ पर आपके 100 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वन नीति 2023 के लक्ष्य में शामिल नहीं है। तो राजस्थान की जो वन नीति 2023 है इसके लक्ष्य में कौन सा है वो शामिल नहीं है। पहला दे रखा है सामुदायिक वन प्रबंधन, ये शामिल है, वन्य जीव संरक्षण ये भी शामिल है, वन क्षेत्र में वृद्धि ये भी इसमें शामिल है, लेकिन पर्यावरण अवकर्षण ये इसमें आपके शामिल नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो 30 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में मैग्नीज का व्यापारिक खनन होता है। तो मैग्नीज का जो व्यापारिक खनन होता है वो आपका जाएगा केवल और केवल बांसवाड़ा जिले के अंदर मैग्नीज का व्यापारिक खनन होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आपको दे रखा है, एम सैंड नीति 2024 के तहत वर्ष 2028-29 तक कितनी मात्रा में एम सैंड उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो एम सैंड का उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका जाएगा 30 मिलियन टन प्रति वर्ष। यानी कि प्रति वर्ष एम सैंड जो है इसका उत्पादन 30 मिलियन टन होना लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, अर्जुनसर, हैनसेरन बीकानेर और सीतापुरा और लक्कासर जयपुर किस खनन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो अर्जुनसर है हरसरन है बीकानेर में और सीतापुरा लक्कासर आपके जयपुर में, ये जो खनन क्षेत्र है ये पोटास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान से 100% उत्पादित होने वाला खनिज है। यानी कि 100% केवल राजस्थान में उत्पादित होता है तो वो आपके इसमें आ जाएगा सेलेनाइट जो है, इस पर आपके राजस्थान का एकाधिकार रहता है भाई। तो सेलेनाइट इसमें आपके 100% उत्पादित होने वाला खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसमें देखो लोहपुरा, मोहनपुरा ये आप रहता है, काली पहाड़ी, ताउंदा ये भी आपके लो अयस्क खनन क्षेत्र रहता है, लेकिन पादरला जो नाना कराब है ये आपके लो अयस्क खनिज क्षेत्र नहीं है भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही खनन क्षेत्र नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो मृदा परीक्षण की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगी आपके जोधपुर और जयपुर के अंदर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पीली भूरी रेतीली मृदा का विस्तार क्षेत्र है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि राजस्थान के अंदर पीली और भूरी जो रेतीली मृदा है उसका विस्तार कौन कौन से जिलों में रहता है, तो वो जिले आ जाएंगे आपके नागौर, डीडवाना, कुचामन और पाली। यानी कि इन जिलों के अंदर आपके
पीली भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से किस मृदा की विशेषता या किस मृदा की विशेषता रहती है उसमें से आपको इसमें चयन करना है अभी। तो देखो क्या विशेषता दे रखी है। पहला दे रखा है इसमें कि यह मृदा मुख्यतः मध्य व दक्षिणी उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले में मिलती है, यानी कि एक तो मध्य और दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर जिलों के अंदर ये पाई जाती है। दूसरा दे रखा है इस मृदा में सामान्यतः मक्का, चावल और गन्ना आदि उत्पादित होते हैं। तो ये जो आपकी मृदा रहने वाली है ये आ जाएगी आपकी लाल लोमी मृदा जो है, ये इसमें उदयपुर और दक्षिणी क्षेत्र रहने वाला है, जहाँ पर मक्का है, गन्ना है, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा के विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा के विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वो आ जाएगा आपके जैसलमेर और बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान मृदा संसाधन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। तो राजस्थान मृदा संसाधन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें आपका आ जाएगा, पहला दे रखा है एरिडोसोल काली और चर्मोजम प्रकार की मृदा होती है, ये इसमें असत्य हो जाएगा। एंटीसोल मृदा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, ये भी इसमें आ जाएगा असत्य है। और राज्य के उपादर जलवायु क्षेत्र में अल्पिसोल मृदा का विस्तार है, बिल्कुल ये इसमें आपके सही है कि जो उपादर जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे आपके अल्पिसोल मृदा पाई जाती है। राज्य के हाड़ौती प्रदेश में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, ये गलत है भाई, यहाँ पे वर्टिसोल पाई जाती है और इंसेप्टिसोल जो मृदा ये अरावली क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य है। तो सत्य कथन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुर्जा पक्षियों के प्रवास के कारण पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यानी कि कुर्जा पक्षी वहाँ सर्वाधिक आते हैं, इसलिए वहाँ पे पर्यटक भी उनको देखने के लिए आते हैं। तो वो स्थान कौन सा है, तो वो आपके इसमें हो जाएगा खिचन गांव फलोदी के अंदर वो स्थित रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कंजर्वेशन रिजर्व और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म कौन सा है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो अशोक जो है ये आपका आ जाएगा भीलवाड़ा में, और अमृत महादेव मंदिर ये अजमेर में स्थित नहीं है आपके, और हमीरगढ़ जो है ये भी आपके 12 में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें सुमेलित नहीं है, जबकि रोटू आपके नागौर में स्थित है और अशोक जो है ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसमें आपके 2 और 3 दोनों इसमें सुमेलित नहीं रहने वाले भी, दोनों इसमें असुमेलित हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम स्थल पर स्थित वन्य जीव संरक्षण स्थल है। यानी कि अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है इनके संगम स्थल पर स्थित वन्य जीव संरक्षण स्थल कौन सा है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा जो बस्सी अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये आपकी अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उन दोनों के संगम स्थल पर स्थित है। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल व मुख्य जीव में से असुमेलित युग्म कौन सा है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका हो जाएगा भारतीय बाघ, बिल्कुल सही है, मुख्य जीव जो है वो भारतीय बाघ पाया जाता है। दूसरा दे रखा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका हो जाएगा सफ़ेद सारस जो है वो इसका मुख्य जीव रहता है, बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है नाहरगढ़ अभयारण्य, तो यहाँ पर लंगूर और सही जो है ये आपके मुख्य जीव पाए जाते हैं। 4 नंबर आपको दे रखा है बंद बारेटा अभयारण्य जो कि भरतपुर में स्थित है, ये आपके चौसिंगों के लिए बिल्कुल भी फेमस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, अवनी लेखरा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो अवनी लेखरा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। पहला कथन दे रखा है इनका संबंध पैरा शूटिंग खेल से है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तीसरा दे रखा है वर्ष 2021 में अवनी लेखरा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये इसमें आपके असुमेलित या सत्य हो जाएगा। और इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भी जीता था, ये भी बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भाई 46 आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित लिम्बाराम का किस खेल से संबंधित है। तो जो लिम्बाराम जी है जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध आपके रहता है अभी तीरंदाजी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, कर्नाटका में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन थे। तो एक तो स्वर्ण जीता है, एक कांस्य पदक जीता है, तो 2 पदक जीतने वाले आपके राजस्थान के जो खिलाड़ी है वो आ जाएगा आपके युग चेलानी जो है। इन्होंने कर्नाटका में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के अंदर एक स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीत करके राजस्थान का नाम है रोशन किया है भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपके 2, युग चेलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए कि कौन सा युग्म जो है वो असुमेलित है, उसकी आपको पहचान करके लिखना है। पहला दे रखा है महेश कुमार रंगा, तो महेश कुमार रंगा का संबंध आता है आपके साइकिलिंग से, बिल्कुल सही है, यानी कि महेश कुमार रंगा आपको हो जाएंगे साइकिलिंग से संबंधित। फिर दे रखा है हमीदा बानो, तो हमीदा बानो जो है ये आपके रहते हैं अभी एथलेटिक्स से संबंधित, बिल्कुल सही है। और सलीम दुर्रानी, तो सलीम दुर्रानी का संबंध आपके निशानेबाजी से नहीं है भाई, ये इसमें हो जाएगा असुमेलित। और महासिंह राव इनका संबंध है आपकी कुश्ती से, बिल्कुल सही है, जबकि सलीम दुर्रानी का आपके निशानेबाजी से नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो मुख्य सचिव आपको नीचे दे रखे हैं उनको सही काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है भाई। तो सबसे पहले जो मुख्य सचिव बने थे वो आ जाएगा आपके भगत सिंह मेहता जो है, ये सबसे पहले रहने वाले हैं। और इसके बाद आएगा वो आ जाएंगे आपके मोहन मुखर्जी जो है, ये बने थे मुख्य सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर पे आ जाएगा सी। और फिर आपके रहने वाला है देवेंद्र भूषण गुप्ता, यानी कि आ जाएगा ए। और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके उषा शर्मा, क्योंकि उषा शर्मा जी अभी जस्ट जो पीछे वाली गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत सरकार की, वो उस सरकार के अंदर ये मुख्य सचिव के पद पर थे। तो इसमें आ जाएगा आपके डी, यानी कि BCAD। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर आपको दे रखा है, कोलायत कत्रियासर और मुकाम तालवा नामक प्रसिद्ध स्थल किस जिले में स्थित है। तो कोलायत बीकानेर में है भाई, कत्रियासर भी बीकानेर में है, मुकाम तालवा जो कि पर हमारे विष्णु संप्रदाय का बहुत ही पवित्र स्थान रहता है। तो ये सारे के सारे जो स्थान है ये आपको बीकानेर के अंदर स्थित मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर आपको दे रखा है, सुंदा माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुंदा माता के मंदिर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है, ठीक है ना। पहला कथन आपको दे रखा है कि यह मंदिर बालोतरा जिले की सुंदा पर्वत पर स्थित है, यानी कि जो ये मंदिर है ये आपके बालोतरा जिले की सुंदा पर्वत पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जालौर के अंदर स्थित है अभी, न कि बालोतरा के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा गलत। फिर दे रखा ये राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है, सुंदा माता मंदिर जालौर के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था, जो कि आपके 20 दिसंबर 2006 को स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखनी है भाई, 20 दिसंबर 2006 को जालौर में सुंदा माता मंदिर पर पहला रोपवे स्थापित किया गया था, यानी कि ए गलत है और बी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके लिखना है भाई। पहला दे रखा है ऋषभदेव मंदिर, जो कि आपके धुलेल गांव उदयपुर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है सांवलिया जी मंदिर, तो ये आपका जाएगा मंडपिया गांव, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि कांकरोली अलवर में या करौली यहाँ पर स्थित है आपके, तो द्वारिकाधीश मंदिर भी सही है। फिर दे रखा गौतमेश्वर महादेव मंदिर गलियाकोट, ये आपके गलियाकोट डूंगरपुर में नहीं है भाई, ये आपका हो जाएगा असुमेलित। तो असुमेलित युग्म का पूछा है तो आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके असुमेलित युग्म रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर आपको दे रखा है, कौलवी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो कौलवी की जो बौद्ध गुफा है वो आपको मिलने वाली है झालावाड़ जिले के अंदर स्थित रहने वाली है अभी। तो कौलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है ये आपके अलवर को जाना जाता है भाई, राजस्थान का स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा शक्कर पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बाबा शक्कर पीर की जो दरगाह है वो आपके नरहड़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा कि बाबा शक्कर पीर की दरगाह जो है वो नरहड़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा, तिजारा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो तिजारा जैन मंदिर जो है वो आपके चंद्र प्रभु जी को समर्पित रहता है, यानी कि तिजारा जैन मंदिर चंद्र प्रभु जो जैन मुनि है चंद्र प्रभु जी उनको आपके समर्पित रहता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है, गलता जी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कि गलता जी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। ये धार्मिक स्थल अलवर में स्थित है, ये पहला ही कथन गलत हो गया क्योंकि गलता जी अपने जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर दीवान करपराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जयपुर के जो दीवान है करपराम जी, इनके द्वारा यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही है भाई। और फिर आपको दे रखा है कि संत कृष्णदास पियरी ने यहाँ पर रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, बिल्कुल सही है। इससे उत्तरी तोतातरी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नांकित में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान सब स्टेशन स्थित नहीं है? तो कहाँ पर कृषि अनुसंधान सब स्टेशन स्थित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें समदड़ी पाली में स्थित है, वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है और तबीची अजमेर में स्थित है, लेकिन कोडम देसर बीकानेर के अंदर आपके स्थित नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है, 2021 में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या किया गया? यानी कि 2021 का जो केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके MS क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा कि पहले इसका नाम केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान था, अब इसका नाम कर दिया MS क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 को मरुस्थलीय वनारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र का नाम बदल करके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कर दिया था? तो ये किसके परामर्श पर या किसकी सलाह पर किया गया? तो वो आपके इसमें आ जाएगा डॉक्टर CS क्रिश्चियन जो है, इनके सलाह पर इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर स्थित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र ये आपका रहता है बीकानेर, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये भी आपका रहता है बीकानेर के अंदर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये भी आपका रहता है बीकानेर के अंदर, लेकिन भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान जो है ये आपके बीकानेर में स्थित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जॉन सेकंड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो जॉन सेकंड का जो मुख्यालय रहता है वो आपका जाएगा भाई जोधपुर राजस्थान के अंदर ये स्थित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 आपको दे रखा है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो बास्केटबॉल को जो राज्य खेल का दर्जा दिया गया है वो आपके 1948 के अंदर इसका दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है इसका जो वैज्ञानिक नाम रहता है वो आ जाएगा आपके टिक्कूमेला एंडुलेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए पहली महिला वन रक्षक के रूप में कौन कार्यरत है? तो गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए जो पहली महिला वन रक्षक बनी है वो आपके आता है सुखपाली जो है, ये आपके पहली महिला वन रक्षक बनी है जो कि गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर की दंड नायक की भूमिका में नहीं आता है? तो दंड नायक की भूमिका में कौन सा कार्य नहीं आता है? तो वो आ जाएगा लोकसभा सदस्यों के चुनाव संपन्न करवाना, ये आपके जिला कलेक्टर के दंड नायक शक्तियों में नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर हाईकोर्ट के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था भी की गई है? तो वो आपका जाएगा अनुच्छेद 223 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था भी की गई है, 223 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवरलाल को निरहित किया गया, ये किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? यानी कि बीजेपी के जो नेता है जिसका नाम है श्री कंवरलाल, इनको अभी हाल ही में अयोग्य या फिर निरहित किया गया था। तो ये कौन से विधानसभा से आते हैं? तो वह आ जाएगा आपके अंता 12 विधानसभा से विधायक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि मंत्रिपरिषद का जो मुख्य है, वो जो प्रधान है, जो मुख्य है, वो मुख्यमंत्री होता है? तो वो आ जाएगा आपके आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं? यानी कि कौन से राज्यपाल है जो पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रह चुके हैं? तो वो आपका जाएगा ओपी मेहरा जो है, ये पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं? तो कितने दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं? तो वो आपका आता है 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 आपको दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर ग्राम सभा का उल्लेख है वो किया गया? तो वो आ जाएगा आपके आर्टिकल नंबर 243(1) के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित उद्योग और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। उद्योग दे रखे हैं सामने, वो कहाँ स्थित है वो दे रखा है, तो कौन सा इसमें असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही है। लापार्ज सीमांट पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है, ये आपके इसमें असत्य हो जाएगा या असुमेलित हो जाएगा। दी माँ लक्ष्मी मिल्स ब्यावर में स्थित है, बिल्कुल सही है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भीलाड़ी खैरतल तिजारा में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 आपको दे रखा है। DMIC के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा नोड निवेश क्षेत्र में विकसित किया गया? तो कौन सा नोड जो है वो निवेश क्षेत्र में विकसित किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके खुशखेड़ा भिवाड़ी और नीमराणा जो नोड है, ये आपके निवेश क्षेत्र के अंतर्गत इनको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 75 आपको दे रखा है। राजस्थान में अशोका लीलैंड डैश 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 में डैश 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 ग्रुप के स्वामित्व में स्थापित कारखाना है। तो अशोका लीलैंड जो है ये आपके कौन से कहाँ पर है और किसके स्वामित्व में स्थापित किया गया है? तो वो इसमें आपका आ जाएगा कि अशोका लीलैंड जो है वो अलवर के अंदर स्थित है पहली बात तो, और दूसरा हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा कि जो अशोका लीलैंड है ये अलवर के अंदर स्थित है और हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व में स्थापित कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 76 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है रिको द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्र, सूची 2 में आपको दे रखा है संबंधित जिला। तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है माल की तुस। तो जो माल की तुस है इसका है वो कारखाना कौन से जिले से संबंधित रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके उदयपुर से संबंधित रहने वाला, यानी कि पहले में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है उमरिया, तो उमरिया जो है ये आपके संबंधित आ जाएगा झालावाड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर दे रखा है नाडोल, नाडोल आपके आ जाएगा पाली से, यानी कि ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 2। फिर दे रखा है धर्मपुरा, तो धर्मपुरा आ जाएगा आपके बाड़मेर से, यानी कि 3 नंबर। तो 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको दे रखा है 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? सही कथन का आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके जो सही कथन है वो आ जाएगा 4 नंबर कि अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं, यानी कि अभ्यास करने से प्राप्त होता है या फिर अनुभव से प्राप्त होते हैं, उनको हम अधिगम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसे
बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल ख़त्म करने में कामयाब रही और जीत गई। तो उसके पास किस प्रकार की अप्रेरणा थी? तो उसमें आपके आंतरिक अप्रेरणा थी, भी वो अंदर से खुद मोटिवेट थी कि मुझे चाहे कितनी भी बाधा आ जाए या फिर कितनी भी पैर में चोट लग जाए, मुझे हर हाल में जीत हासिल करनी है, और वो जीत जाती है। तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा रहती है भाई, इंटरनल मोटिवेशन रहती है ये। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 आपको दे रखा है। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर एक बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति है जो अर्जित अभिप्रेरणा यानी कि बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने कार्य में सही ढंग से करता है या पढ़ाई इसी ढंग से करता है और उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, ये क्या कहलाता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा रहने वाला है। यानी किसी से उसने उपलब्ध करके फिर उसने मेहनत करके अपना जलवा दिखाया है, तो वो आ जाएगा आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, कहलाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि ये रुचि आपके इसके अंतर्गत रहने वाली है। तो वो अभिप्रेरक शक्ति हो जाएगी जो रुचि आपके रहने वाले, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ के अंदर रुचि है तो आप उसके अंदर है वो कह सकते हैं कि कार्य विशेष संपादन के बराबर बनाए रखकर और उनसे वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। आपकी रुचि होगी तो आप बिल्कुल उस चीज़ के अंदर पूरे खो जाएंगे और मन लगाकर मेहनत करोगे और आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसमें आपका जाएगा रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 नंबर आपको दे रखा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाता है? तो वो आपके सिद्धांत आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक है वो भाषा के माध्यम से अधिगम करने लग जाता है या फिर अभिव्यक्ति करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 नंबर आपको दे रखा है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो ये जो आत्म परिपूरक पारस्परिकता जो रहती है ये आपका आ जाएगी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्तता नैतिक विकास के इस चरण की विशेषता रहने वाली है। तो कौन सा चरण आ जाएगा? तो वो रहेगा आपका साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्तता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 83 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है वो कौन से क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देता है, और इसमें से आपको सही कोड का चयन करके लिखना है, सही उत्तर का चयन करके लिखो। तो इसमें जो आपके है विद्यार्थी की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल, और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी उपयोगी होती है साइकोलॉजी, बिल्कुल सही है। प्रभाव शिक्षण विधियों को पहचानने में ये भी सही है। पाठ्यचर्या के निर्माण में भी साइकोलॉजी उपयोगी होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके चारों कथन है वो सही रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 84 आपको दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो वो आ जाएगी आपके अधिगम कर्ता की श्रेणी में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 85 आपको दे रखा है। गाथरी का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गाथरी का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके कंटिग्यूटी जो थ्योरी रहती है इस नाम से भी ये अधिगम सिद्धांत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 86 आपको दे रखा है। एक मछुआरा तालाब में कांटा डालता है, कभी 10 मिनट में मछली मिल जाती है तो कभी 30 मिनट बाद, ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ये आपका आ जाएगा परिवर्तन अंतराल पुनर्बलन रहने वाला है। इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी 10 मिनट में मिल जाती है मछली तो कभी उसको 30 मिनट बाद मिलती है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है इसका अंतराल, तो परिवर्तनीय अंतराल पुनर्बलन रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87 आपको दे रखा है। गणित के अध्यापक ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर देते समय विस्तार पूर्वक बोर्ड मास का नियम समझाया और उससे प्रश्न हल करने के लिए कहा। तो ये किस नियम का उदाहरण है? तो ये जो नियम रहेगा वो आ जाएगा आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि पहले उसको बच्चों को नियम समझाया पूरा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आपका आ जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 88 आपको दे रखा है। दांतों का निर्माण होता है,
तो दांतों का जो निर्माण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें गर्भावस्था के अंतर्गत भी दांतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं रहता है, तो वो आपका आ जाएगा तत्परता का जो सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं रहता है। जबकि निरंतर रूप से विकास होता है। एकीकरण का सिद्धांत ये भी विकास का है। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत ये भी आपके विकास का सिद्धांत रहता है। लेकिन तत्परता का जो सिद्धांत है ये आपके विकास का सिद्धांत नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग की विशेषता नहीं है। तो कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो संवेग हमेशा तर्क संगत और स्थिर होते हैं, ये इसमें इसकी विशेषता नहीं रहने वाली। जबकि संवेग तात्कालिक और क्षणिक होते हैं, बिल्कुल सही है। संवेग शारीरिक परिवर्तनों से जुड़े होते हैं, जैसे धड़कन तेज होना, पसीना आना, ये बिल्कुल सही है। संवेग अनुभव और व्यवहार दोनों को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। जबकि संवेग हमेशा तर्क संगत और स्थिर होते हैं, ये आपके इसमें विशेषता नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, असर्शन दे रखा है ये कि पावलोव के प्रयोग में घंटी को बार बार भोजन से जोड़ने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर लात टपकाने लगा है। कारण आता है क्योंकि भोजन यूएस और घंटी सीएस के बार बार संयोग से यूसीआर सीआर बन गई है। तो इसमें आपको आ जाएगी दोनों ही सही रहने वाली है। और रीज़न जो है वो इस कारण की, इस कथन की व्याख्या भी करता है। इनके ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, निम्न में से रचना लेखक कौन सा युग में और सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है किरतार बावनी जो कि दुर्सा आडा की रहने वाली है। दूसरा दे रखा है गोगा जीरा रसावला जसदान बिट्ठू, ये आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। गोगा जी का रसावला जो है ये आपके जसदान बिट्ठू का नहीं रहने वाला। जबकि वीर मायण जो है ये आपके बादर डाडी का रहने वाला है। और नाग दमन ये आपके सयाजी का रहने वाला है। जबकि इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में विख्यात है। तो हाड़ौती की ओर जो सबसे प्रसिद्ध गीतकार है वो आपके रहते हैं रघुराज सिंह हाड़ा, जो है ये आपके हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से ख्यात साहित्य का स्वरूप है। तो जो ख्यात साहित्य होता है इसका स्वरूप है वो क्या रहता है, तो वो आ जाएगा आपके गद्यात्मक ऐतिहासिक विवरण इसमें रहने वाला है भाई। तो ख्यात साहित्य का स्वरूप कैसा हो जाएगा, गद्यात्मक ऐतिहासिक विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है, निम्न में से मेवाती की उपबोली है। तो मेवाती की उपबोली कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके अहिरवाटी जो है ये आपके मेवाती की उपबोली रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, 2 से 7 जुलाई 2025 तक चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक है वो जीता है। तो 2 से लेकर 7 जुलाई 2025 में चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, तो वो आप खिलाड़ी आ जाएगा महक शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया है अभी। तो इसमें आपका आ जाएगा महक शर्मा ने 75 किलोग्राम के अंदर सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का घटक नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का घटक कौन सा नहीं रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके अनुशासन जो है ये आपके इसमें नहीं रहने वाला। जबकि विद्यालय इसमें घटक रहता है, शैक्षणिक परिणाम इसका घटक रहता है, विद्यार्थी भी इसका मुख्य घटक रहता है, जबकि अनुशासन इसका घटक नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो है ये किससे प्रदान किया गया, तो वो आ जाएगा आपके पूनम चंद गोदारा जी को ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पूनम चंद गोदारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा जो छात्रवृत्ति योजना है इसका संचालन है वो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो वो आ जाएगा आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इनके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु
डैश 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 लॉन्च किया। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राज उपचार ऐप लॉन्च किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि राज उपचार ऐप जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है। जुलाई 2025 में राजस्थान डैश 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 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में डैश 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 स्थान पर रहा है। तो जो मेजर मिनरल ब्लॉकों के अंदर है ये आपके 103 स्थान पर, और पूरे देश में देखा जाए तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। जुलाई 2025 में राजस्थान 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। 10 जुलाई को देश की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने व कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल के निर्माण हेतु किन 2 संस्थाओं के मध्य MOU किया गया था। तो 10 जुलाई को देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए और कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल के निर्माण करने के लिए कौन सी 2 संस्थाओं के मध्य MOU हुआ था। तो वो आ जाएगी आपके बिट्स पिलानी व भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इनके मध्य ये समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है इसके संबंध में कथन दे रखे हैं और इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है भाई। पहला कथन दे रखा है, इस अभियान की राज्य स्तर पर शुरुआत प्रतापगढ़ जिले के पीपल खूंट ब्लॉक से की गई थी। तो इसमें आपके ये हो जाएगा असत्य है। दूसरा दे रखा है, यह अभियान राजस्थान के 27 जिलों के 6019 ग्रामों में चलाया गया है। तो ये भी इसमें आपको हो जाएगा असत्य है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त करना है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 104 आपको दे रखा है। 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं या कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखा है योजना या कार्यक्रम, सामने दे रखा है संबंधित विभाग कौन सा है। तो इसमें आपको असंगत युग्म का चयन करके लिखना है। अभी कौन सा युग्म आपके असंगत रहता है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व जो योजना है ये आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ये आपके स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, ये भी बिल्कुल सही है। अमृता योजना, तो अमृत योजना जो है ये ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। अटल ज्ञान केंद्र ये आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसमें आपके असंगत युग्म जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षर किया है। तो ये MOU हस्ताक्षर किसके साथ किया गया था। तो वो आ जाएगा आपके राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ ये MOU किया गया था। इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 आपको दे रखा है। निम्न में से असत्य कथन है। तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें आप क्या जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल इसमें आपके सत्य कथन है भाई। प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है ये एक पूर्ण संख्या होती है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये इसमें आपके हो जाएगा असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। तो वो आ जाएगा आपके 3/11 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है। 4 संख्याएँ 5:6:8:9 का अनुपात है। यदि उनके महत्तम समापत्ति 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो इसमें आपकी आ जाएगी 54 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 आपको दे रखा है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर जो है वो 56.25% की वृद्धि हो जाएगी भाई।
कितनी हो जाएगी, तो 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 110 आपको दे रखा है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत होगा। तो इसमें आपका जाएगा 20% का लाभ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 111 आपको दे रखा है। 1024 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। तो 1024 जो है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो कितनी होती है, तो वो आ जाएगा इसमें आपकी अभाज्य गुणनखंड की संख्या 10 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 112 आपको दे रखा है। 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 4/3 गुणा 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 बराबर क्या होगा। यानी कि ये बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग है भाई, इसमें आपको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलने वाला है -1 सही 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 113 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से भिन्नों का अवरोही क्रम है। तो कौन सा है जो क्रम जो कि अवरोही क्रम रहता है, तो वो आ जाएगा आपके 4/5, 2/5 और 3/8। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके भिन्नों का अवरोही क्रम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 114 आपको दे रखा है। 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापत्ति कितना है। तो ये जो महत्तम समापत्ति है वो आ जाएगा आपके 2/105, इसमें महत्तम समापत्ति रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई 115 आपको दे रखा है। प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, ये कथन किसका है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, ये कथन कौन से साइकोलॉजिस्ट का रहता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा किलपैट्रिक का ये कथन रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 आपको दे रखा है। प्रयोजना कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन का आपको चयन करके लिखना है कि कौन सा कथन है वो गलत रहता है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि ये गेस्टाल्ट पर आधारित है, यानी कि जो प्रयोजना कार्य है ये गेस्टाल्ट पर आधारित रहता है, और जिसके अनुसार इसमें छात्र ज्ञान को खंडों में ना प्राप्त करके एक साथ संपूर्ण रूप से प्राप्त करता है, तो ये इसमें आपकी गलत कथन हो जाएगा। और दूसरा आपको दे रखा है ये गतिविधि आधारित होता है, ना कि केवल अवलोकन उन्मुख। बिल्कुल सही, गतिविधि आधारित होता है, क्योंकि प्रयोजना है भाई, प्रैक्टिकल करना है आपको, तो इसमें आपको गतिविधि भी करनी होगी। इसमें छात्र की गतिविधि पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये भी आपको हो जाएगा असत्य। पूर्ण नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है, छात्र अपने मन से अपने खुले विचारों से इसमें कार्य करता है। और इसमें जिस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाता है वह जीवन उपयोगी एवं वास्तविक होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जीवन उपयोगी भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो इसमें आप गलत कथन का पूछा है, तो इसमें आ जाएगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपकी गलत कथन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 117 आपको दे रखा है। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा देने वाले आपके आ जाएंगे जेम्स हेमिंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 118 आपको दे रखा है। सामाजिक अध्ययन इनके बीच संबंधों का अध्ययन है, तो किन के बीच संबंधों का अध्ययन रहता है वो आपको चयन करना है। तो एक तो मानव एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन, मानव एवं संस्थाओं के बीच संबंधों का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन होता है, और मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को भी हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं। यानी कि ए, बी और सी तीनों इसमें आपके संबंध रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 119 आपको दे रखा है। इंग्लिश के क्वेश्चन है अब कि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपको आर्टिकल दे रखा है, इसमें कौन सा आर्टिकल से सूटेबल रहेगा वो आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सेंटेंस आपको दे रखा है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी शेक्सपियर ऑफ आवर एज, तो इसमें आ जाएगा आपके द शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, आई डैश 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 टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तो इसमें आपका आ जाएगा आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 आपको दे रखा है। आई विश आई डैश 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 ए बर्ड, आई विश आई डैश 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 ए बर्ड, तो इसमें आ जाएगा आई विश आई वर ए बर्ड, अगर मैं विश करता हूँ कि मैं एक पक्षी होता, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस का आपको वॉइस चेंज करके लिखना है। तो दे मेड हिम द कैप्टन, दे मेड हिम द कैप्टन, तो इसका अगर वॉइस चेंज करोगे
तो वो इसमें आ जाएगा ही वॉज मेड द कैप्टन बाई दैम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे हैड टू डैश 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 ए न्यू प्लान एट द लास्ट मोमेंट। ए न्यू प्लान एट द लास्ट मोमेंट, तो इसमें आपका आ जाएगा कम अप विद ए न्यू प्लान एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, द फायरमैन मैनेज टू डैश 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 द फायर आफ्टर 2 आवर्स। तो इसमें आपके जो रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा पुट आउट द फायर आफ्टर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, व्हाट डज द फेज ए वाइल्ड गोस चेज मैन। इसका मतलब क्या होता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके ए फ्लूटाइल एफर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 आपको दे रखा है, 26 में आपको दे रखा है टू स्मेल ए रैट मीन्स। स्मेल ए रैट मीन्स होता है कि टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिएट पॉइंट आइटम टेस्ट। तो इसमें आ जाएगा आपके स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो भाई 128 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो अबाउट डायरेक्ट मेथड, तो इसमें आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज़ यूज टू गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है, द मेन फोकस ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड इन द टीचिंग इंग्लिश इज़। तो वह आ जाएगा आपके लिटरेसी एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 130 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट सूटेड टू कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल आएगा वो इसमें रहने वाला एरर्स आर टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द डिफ़िकल्ट इन लर्निंग इंग्लिश वोकेबलरी ऑफ द इंडियन लर्नर्स। तो इसमें आपका आ जाएगा पॉलीसेमी एंड होमोसेमीज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है, सुमेटिव असेसमेंट इन CCE रेफर्स टू। तो CCE रेफर्स टू इसमें आ जाएगा आपके इवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द लर्निंग साइकिल, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 आपको दे रखा है, और अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना के लिए मुहावरा है। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी कि आ जाएगा किला फतेह करना। कहते हैं ना कि भाई तूने कौन सा किला फतेह कर लिया, कौन सा कठिन कार्य किया है, तो वो आ जाएगा आपको किला फतेह करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो वो आपके कर्मधारय समास का जो उदाहरण रहने वाला है वो आ जाएगा आपके इसमें लाल मणि, तो ऑप्शन नंबर 1 लाल मणि, लाल है जो मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा, किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो यथेष्ट जो है ये आपके इसमें अशुद्ध शब्द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 नंबर, किस विकल्प में सही संधि है। तो जगत प्लस शांति, जग शांति, ये असत्य हो जाएगा। अत्युष्ण ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। लेकिन उर्ध्व प्लस अदर जो है ये आपके ऊर्ध्वाधर होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 136 का बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, यानी कि 136 में ऑप्शन नंबर 4 उर्ध्व प्लस अदर, तो ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 आपको दे रखा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपके संसद जो है ये आपके इसमें स्त्रीलिंग शब्द रहता है, जबकि अरावली, पीतल, मिनट ये सभी पुल्लिंग शब्द रहते हैं, जबकि संसद जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 आपको दे रखा है कि संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण आ जाएगा, अक्षय खेत में काम करता होगा। तो उसको संदेह है कि अक्षय खेत में काम करता होगा शायद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 में हुआ है
कि आप कल मेरे घर अवश्य पधारिएगा, ये जो है ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 140 आपको दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें कि दया जो है ये आपके इसमें विशेषण नहीं रहने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141 नंबर, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में शिक्षण सहायक सामग्री को उसके प्रभावशीलता के घटते क्रम में दर्शाया गया है। तो वो आ जाएगा आपके प्रदर्शित सामग्री, चलचित्र सामग्री और दृश्यात्मक प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें प्रभावशीलता के क्रम के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 आपको दे रखा है, फलालैन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो फलालैन जो बोर्ड होता है इसका प्रयोग आपके चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है, इनके ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा कि फलालैन बोर्ड का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा आपके चित्र प्रदर्शन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 आपको दे रखा है, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है, तो वह आ जाएगा आपके फ्लैश कार्ड द्वारा। किसके द्वारा, तो फ्लैश कार्ड के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषिक दक्षता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो वह आ जाएगा आपके लेखन भाषिक दक्षता के अंदर है वो सहायक रहते हैं। अभी अनुलिपि है, प्रतिलिपि है, श्रुतिलिपि है, तो ये सभी आपके लेखन के अंदर है वो सहायता करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 145 आपको दे रखा है, मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशल है वो कितने भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि इसके तहत 4 भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 146 आपको दे रखा है, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि है। तो मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं जो संगत विधि रहती है वो आपके आता है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण विधि इसके अंतर्गत रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147 आपको दे रखा है, बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में होता है। तो वो आ जाएगा आपके दूराभ्यास के तहत इसको किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 आपको दे रखा है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती। तो कौन सी विधि के अंदर व्याकरण शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जा सकती। तो वो आ जाएगी आपके भाषा संसर्ग विधि जो है इसके तहत स्वतंत्र रूप से नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से आगमन विधि का स्वरूप है। तो आगमन विधि का जो स्वरूप रहता है वो इसमें आपका आ जाएगा, एक तो प्रयोग विधि होती है और एक इसमें आपके सहयोग विधि रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी और सी इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। तो आगमन विधि एक तो प्रयोग पर आधारित है और एक इसमें सहयोग विधि भी रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो नेक्स्ट क्लास है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाषा शिक्षण के उपागम है। तो भाषा शिक्षण के उपागम आ जाएगा पाठ संसर्ग उपागम भी रहता है, रचना शिक्षण उपागम भी रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और 2 दोनों। तो ये था भाई आपके रीट यानी कि 3rd ग्रेड का जो लेवल 1 है इसका मेजर टेस्ट नंबर 1 का पेपर सॉल्यूशन। कैसा लगा पेपर सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप जो भी दोस्तों के ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।